तो आज हम लोग को पढ़ना है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो है वो है स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्टिंग लाइन से नहीं करके डायरेक्ट करते हैं सेकेंड लाइन। इन 1911 यूजीन ब्लिलर, a Swiss psychiatrist, coined the term schizophrenia, means split, and phren means mind. Blair described simple schizophrenia. ये जो ऊपर का सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन जो मैंने छोड़ा है उसको हम लोग जब टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए अभी उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट बोलता है ब्लेयर एक्सप्लेन्ड split occur between the cognitive and emotional aspects of the personality. The age of onset is from late childhood to late middle age. Frequent onset in adolescence and early adulthood. It is one of the serious or major psychotic disorders having primary and secondary symptoms. It is a type of functional psychotic disorders. ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये कौन सा वर्ड है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो ग्रीक वर्ड्स हैं, फर्स्ट है स्कीज़ो और दूसरा है फ्रेनिया। तो स्कीज़ो का मतलब स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब माइंड। ठीक है, तो ये टर्म स्किज़ोफ्रेनिया इसको किस साइकेट्रिस्ट ने दिया था? तो एक स्विस के साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था यूजिन ब्यूलर। ठीक है, तो ब्यूलर के अनुसार कहते हैं वो कि ब्लेयर एक्सप्लेन स्प्लिट अकर्ड बिटवीन द कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी। जब कॉग्निटिव और इमोशनल एस्पेक्ट में स्प्लिट आ जाता है तो स्किज़ोफ्रेनिया कहलाता है। ठीक है, द ऑनसेट इज फ्रॉम लेट चाइल्डहुड टू लेट मिडिल एज। इसका ऑनसेट कब होता है? तो लेट चाइल्डहुड टू लेट मिडिल एज एंड फ्रीक्वेंटली ऑनसेट इन एडोलेसेंट एंड अर्ली अडल्टहुड। जो फ्रीक्वेंटली ऑनसेट होता है वो कब होता है? तो एडोलेसेंट और अर्ली अडल्टहुड में। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द सीरियस और मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकोटिक डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन है, बहुत सीरियस है और बहुत मेजर भी है। ठीक है, हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सिम्टम्स होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। ये कैसा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है? तो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम लोग का डेफिनेशंस। तो यहाँ पे 3 तरह के डेफिनेशंस दिए हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, या आपको जो भी सही लगे आप उसके अनुसार याद कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन बहुत छोटा सा है, अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू थिंक, फील एंड बिहेव क्लियरली। वैसा डिसऑर्डर जो पर्सन के थिंक करने की एबिलिटी, फील करने की एबिलिटी और बिहेव करने की एबिलिटी को अफेक्ट करे, वो कहलाता है स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का जो थोड़ा बड़ा है, a long-term mental disorder of a type involving a breakdown in the relation between thought, emotion, and behavior, leading to faulty perception, inappropriate actions and feeling, withdrawal from reality and personal relationships into fantasy and delusion, and a sense of mental fragmentation. मतलब लॉन्ग टर्म मेंटल डिसऑर्डर जिसमें विचार, भावना और व्यवहार के बीच का संबंध वो टूट जाता है और जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो कुछ अनुचित कार्य करने लगे या भावना और वास्तविकता से हट के अपने रिलेशनशिप्स, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उनको पीछे छोड़ के फैंटेसी और डिल्यूशन में जीने लगे, किसी भी चीज़ से विथड्रॉल कर ले, जैसे जो अपना उसका पर्सनल रिलेशनशिप्स है, जो उसका रियलिटी है, वो सबको नहीं मान करके डे ड्रीमिंग में जीने लगे, तो यही सब है स्किज़ोफ्रेनिया। मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, a group of disorder manifested by fundamental disturbance or disorientation in thinking, mood and behavior, last for at least a month
of active phase symptoms like delusion, hallucination, disorganized speech, grossly disorganized or catatonic behavior. Negative symptoms such as shallow or flat affected allosia or avolition and incongruous mood मीन्स एक मतलब जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक डिसऑर्डर्स का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें क्या होता है तो फंडामेंटल डिस्टरबेंस या डिसओरिएंटेशन होता है किसका, थिंकिंग का, मूड का, बिहेवियर का, जो एटलीस्ट 1 महीने से एक्टिव फेज में, जैसे उसमें सिम्टम्स दिखेंगे डिल्यूजन के, हेलुसिनेशन के, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगा, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, कैटाटोनिक बिहेवियर होगा, नेगेटिव सिम्टम्स होगा जैसे सैलो या फ्लैट रहना या फिर कम बोलना या फिर डिमोटिवेटेड होना या अगर कभी मूड किया तो बेतुका बात भी करता है। तो ये सारा डिसऑर्डर्स जिसमें मिले वो होता है स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग का एटियोलॉजी या काउजेस। तो स्किज़ोफ्रेनिया के टोटल 5 काउजेस होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर, सेकेंड है साइकोसोशियल फैक्टर्स या साइकोडायनेमिक, थर्ड है हम लोग का सोशल कल्चर फैक्टर्स, फोर्थ है ऑर्गेनिक थ्योरी और फिफ्थ है विटामिन डिफिशियंसी थ्योरी। तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोग का जेनेटिक फैक्टर उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स है जो कहता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैव 4 times हायर चांसेस टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया देन अदर्स। जो ट्विन्स मोनोजाइगोटिक है उनमें 4 गुना ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। सेकंड बोलता है अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ चिल्ड्रन born टू बोथ द स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स विल बी अफेक्टेड। वैसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं उनमें 40% ज़्यादा चांसेस होता है कि उन बच्चों में भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है। इफ़ ओनली वन पेरेंट इधर मदर और फादर इज स्किज़ोफ्रेनिक 10 to 12% ऑफ द चिल्ड्रन विल बी साइकोटिक। अगर किसी बच्चे के माँ या पिता में कोई एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है तो उनके बच्चे में 10 to 12% चांसेस होता है कि वो भी साइकोटिक होगा। नेक्स्ट काउजेस है साइको सोशल फैक्टर या फिर साइको डायनेमिक्स। तो इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट है इम्पेयर्ड ईगो फंक्शनिंग। तो इम्पेयर्ड ईगो फंक्शनिंग में क्या होता है, रियलिटी टेस्टिंग एंड जजमेंट इज अफेक्टेड। तो जिस पर्सन को या जिस पेशेंट को रियलिटी टेस्टिंग और जजमेंट का डिसऑर्डर हुआ है वो उसको हम लोग रखेंगे साइको सोशल फैक्टर में। द इंटेंसिटी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया विल डिपेंड अपॉन द इंटेंस इम्पेयरमेंट ऑफ ईगो फंक्शन। ईगो फंक्शन एक टोटल चैप्टर ही है, तो जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसको हम लोग किस तरह से उसके इंटेंसिटी को देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मदर इन्फेंट रिलेशनशिप। मदर इन्फेंट रिलेशनशिप में क्या देखते हैं तो देयर मे बी अ डिफेक्ट इन मदर इन्फेंट रिलेशनशिप्स। डिप्रीवेशन ऑफ अर्ली मदरिंग reduces a child's capacity to socialize. The mother may be present, but lack of effective mother-child relationship does withdraw a child from socialization. माँ और इन्फेंट के रिलेशनशिप में डिफेक्ट होना या फिर जब एक बच्चे को स्टार्टिंग के पीरियड में माँ का मातृत्व नहीं मिले, ठीक है। हम लोग नॉर्मल अगर घर में भी देखें तो माँ ही वो इंसान होती है जो एक न्यू बॉर्न बेबी को, इन्फेंट को दूसरे से पहचान कराती है, समाज से पहचान कराती है, चाहे वो खुद के घर के रिलेशनशिप्स हो या नेबर्स हो, तो वो अपनी माँ से ही सीखता है। तो अगर स्टार्टिंग के पीरियड में ही उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला, किसी बच्चे को उसके माँ का प्यार नहीं मिला, उसका सपोर्ट नहीं मिला, तो वो बच्चा सोशलाइज नहीं हो सकता। फिर कहता है द मदर मे बी प्रेजेंट बट लैक ऑफ इफेक्टिव मदर चाइल्ड रिलेशनशिप डज विथड्रॉ द चाइल्ड फ्रॉम सोशलाइजेशन। ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे को माँ का प्यार तभी नहीं मिले जब उसकी माँ नहीं हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे की माँ तो है बट माँ और बच्चे में इफ़ेक्टिव केयर जो होता है, जो इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप्स होता है वो नहीं होता है। जैसे आजकल बहुत कॉमन सा हो गया है वर्किंग वुमेंस के लिए। ऐसा सब नहीं चाहती हैं लेकिन कभी कभी जॉब के लिए हम लोग को अपने बच्चों से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है। जैसे हम लोग को अच्छे से पता है कि जो मैटरनिटी लीव होता है वो
6 मंथ का होता है। तो 6 महीने के बाद जो बच्चा होता है वो अपनी माँ का मातृत्व कंप्लीटली नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बट वो अफेक्ट ज़रूर करता है किसी भी बच्चे को, और वो सोशलाइजेशन से विथड्रॉ कर लेता है और उसमें सोशलाइजेशन नहीं होता है। साइकोसोशल फैक्टर के थर्ड पार्ट में है पैथोलॉजिकल कम्युनिकेशन। तो ये क्या कहता है, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन अ चाइल्ड वेदर टू विथड्रॉ फ्रॉम द कम्युनिकेशन और कंटिन्यू। For example, in double bounded communication, the child is not able to discriminate the short message being conveyed. The mother says to the child, "Go out and play, but see that you don't fight with anyone." In fact, the other message is, "It is better if you stay inside only." But it is not said. So the child is not able to decide. If he does not go out, the mother will get angry. If he goes out and has a stiff with someone, even then the mother would get angry. So the child withdraws gradually. पैथोलॉजिकल कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में कहता है कि एक माँ है जो अपने बच्चे से कहती है कि बाहर जाओ खेलो, पर ध्यान रखना कि किसी से लड़ाई मत करना। ठीक है, तो इसमें जो छोटा सा मैसेज जो छुपा हुआ है वो ये है कि इससे अच्छा है कि तुम घर में ही रहो, मतलब अंदर ही रहो। ठीक है, बट ये कहा नहीं गया, बट ये बच्चे के माइंड में चल रहा होता है। तो बच्चा अब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो भी बाहर जाऊंगा और किसी से झगड़ा हो गया बाय चांस, तो माँ गुस्सा करेगी, और घर में रहूंगा तो भी गुस्सा करेगी। तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे माँ से पूछना ही बंद कर देता है कि मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, और वो फिर सोशल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पैथोजेनिक फैमिली इंटरेक्शन, transaction between parents or significant people who relate with the child. Parents may be maintaining superficial relationships. Children coming from broken home are more prone to schizophrenia than those of normal homes, as their coping abilities get reduced because of continuous stress. पैथोजेनिक फैमिली इंटरेक्शन को समझने के लिए अगर हम लोग एक ऐसे फैमिली का एग्जांपल ले जिस फैमिली में पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका हो, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, तो अगर वो बच्चा माँ के पास रहता है तो उसके पिता से जो उसका कनेक्शन है वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके पिता का सही टाइम नहीं मिल पाएगा, सही अफेक्शन नहीं मिल पाएगा, उसके साथ वो खेल कूद नहीं पाएगा, ना पिता अपने बच्चे को समझ पाएगा ज़्यादा और ना ही बच्चे अपने पिता को समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाए, क्योंकि कुछ हम लोग के फैमिली में माँ का रोल अलग होता है और पिता का रोल अलग होता है। हाँ, बहुत लोग बखूबी दोनों के रोल्स को निभाते हैं, बट नॉट एवरीवन। ठीक है, तो वैसे चिल्ड्रंस जो किसी ब्रोकन होम से आते हैं वो ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। क्यों? तो उस बच्चे को जो प्रीवियस स्ट्रेस मिला है माँ बाप के अलग होने के बाद का जो स्ट्रेस है, वो उसके एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। जो कोपिंग एबिलिटीज़ है उसका वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू प्रीवियस स्ट्रेस। नेक्स्ट काउज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज सोशल कल्चरल फैक्टर्स। इसमें क्या बोलता है, पर्सन्स हु लिव इन लो सोशियो इकोनॉमिक फैमिलीज आर प्रोन टू स्किज़ोफ्रेनिया। For example, a child at a very young age goes for work and is deprived of affection from parents, schooling, playmates. This causes a lot of anger and frustration in the child. मतलब कि वैसे घर या वैसे फैमिलीज जिसमें जो सोशियो इकोनॉमिक का कंडीशन है वो बहुत ही लो है, तो उसमें क्या होता है, अगर इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो एक बहुत ही छोटा बच्चा है जिसको अपने घर को चलाने के लिए काम पे जाना पड़ा। वो अपने माता-पिता के प्यार से वंचित हो गया, स्कूलिंग से वंचित हो गया, और अपने जो फ्रेंड्स है उसके साथ खेलने से भी वंचित हो गया। तो कुछ टाइम के बाद उस बच्चे में बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, जो धीरे-धीरे स्किज़ोफ्रेनिया का रूप ले लेता है, एक मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक थ्योरी। जो थ्योरिस्ट है उनका बिलीफ है कि ये इन्फेक्शन, पॉइजन या ट्रॉमा या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के वजह से भी काज होता है। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशिएंसी थ्योरी।
A patient with vitamin B1, B6, B12 एंड विटामिन सी डिफिशियंसी में बिकम स्कीजोफ्रेनिक। तो वैसे पेशेंट जिसमें विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12 और विटामिन सी की डिफिशियंसी है, उनमें ज़्यादा चांसेस होता है कि वो एक स्कीजोफ्रेनिक हो जाए।